चलो भाई कल हमने AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। कल मैंने आपको, मैं अभी कर दूंगा सब PDF तुम्हारी ऐसी तैसी हो रहा है। ठीक है, अब तुम्हारी भी नहीं मेरी भी नहीं। चलो अब मेरी बात सुनो। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आप लोगों को कल बताया कि कब कब हम कंसोलिडेट, अबे जल्दी आना यार, क्या लेट आती है, कब कब हम लोग कंसोलिडेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को और कब कब हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, कंसोलिडेट कर सकते हैं और कब कब सेपरेट कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनो इधर। मैंने कल आप लोगों को बताया पहले कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट का मतलब होता है कि कोई भी एसेट या कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट आप बनाओ जो डिजाइन, टेक्नोलॉजी इस तरह के एस्पेक्ट में सेम हो, तो उन कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट को भी एक ही कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट माना जाएगा। फिर ये बताया आपको कि ये एस किन चीजों पे लगेगा। तो मैंने आपको कहा था ये कुछ बेंचमार्क है जो आपको याद रखने। ये एस लगेगा कब, ये 4-5 चीजें होंगी तब। एक तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक अकाउंटिंग ईयर में शुरू होगा और सेवरल अकाउंटिंग ईयर में चलता रहेगा। उसका आउटकम एक अकाउंटिंग ईयर में पता नहीं चलेगा। ठीक है, और उसके कॉन्ट्रैक्ट के रेवेन्यू और कॉस्ट को हमें अलग अलग सालों में डिवाइड करने हैं रीजनेबल बेसिस पे। एस आने का मकसद ही ये है। वरना अगर एक बात बताओ, मैंने कोई कंस्ट्रक्शन काम शुरू किया, 1 साल में शुरू हुआ, 3 साल में खत्म हुआ, 4 साल में खत्म हुआ, ठीक है ना, क्या दिक्कत है, 4 साल में खत्म हुआ। बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं 4 साल में खत्म होते हैं, 3 साल में खत्म होते हैं। एक मूवी का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है 1 साल में, मूवी कितने सालों में बनती है कई बार। ठीक है, अभी वो लाल सिंह चड्ढा आई थी आमिर खान की, तो वो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था। अब वो जिस हॉलीवुड मूवी की वो थी, कॉपी थी, वो हॉलीवुड मूवी तो 92-93 में आई थी, फॉरेस्ट गम की थी शायद, है ना। ठीक है, तो वो उस समय का उसका कॉपीराइट खरीदने में इतना साल लग गया उसको, फिर उसका कॉपीराइट मिला, फिर इतने साल में बनाई, चली अलग नहीं। ठीक है, तो मूवीज़ में तो कितना टाइम लगता है, 4-4, 5-5 साल भी लग जाते कई बार कोई मूवी बनाने में। तो क्या होगा उससे, उसको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में मानेंगे। ठीक है, उसके लिए कोई एएस आया है, अभी तक तो नहीं आया। ठीक है, क्योंकि वो सर्विस का पार्ट हो गया। इसके लिए एएस क्यों लाना पड़ा, क्योंकि हमें अगर 5 साल किसी चीज़ को बनाने में लग रहे हैं तो रेवेन्यू और कॉस्ट हम 5 साल बाद रुकेंगे नहीं कि 5 साल में रिकॉर्ड करेंगे, उसे तो रीजनेबल बेसिस पे 5 साल में धीरे धीरे अलोकेट कर दो। थीम समझना, कल भी 2-3 बार ये बात बोली है, फिर बोल रहा हूँ, थीम ये है। ये सब अलग करना, सेपरेट कब मानना है, कॉम्बिनेशन ऑफ कब मानना है, इसका मकसद क्या है कि इनसे आने वाले रेवेन्यू और इन पे लगने वाली कॉस्ट को अलोकेट करना सीखना है हमें, कि रेवेन्यू कौन से साल में रिकॉग्नाइज होगा और कॉस्ट कौन से साल में रिकॉग्नाइज होंगी। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि 2 चीजों पे और कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लगता है। एक तो अगर आप कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसमें कोई सर्विसेज ले रहे हो, तो वो सर्विस प्रोवाइडर पे भी एएस लगेगा। सर्विस प्रोवाइडर पे, जैसे आर्किटेक्ट हो गया, सिविल इंजीनियर हो गया, इंटीरियर डेकोरेटर हो गया, डिजाइनर हो गया, वो लोग, उनके ऊपर भी एएस लगेगा, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए लोगों पे। प्लीज इधर सामने। सेकंड, अगर आप किसी साइट को डिमोलिश करके रीस्टोर करते हो तो उस पर भी एएस लगेगा। इनफैक्ट किसी साइट को डिमोलिश करके रीस्टोर करके उसमें कोई इन्वायरमेंट भी सेटअप करते हो, इन्वायरमेंट रिस्टोर करते हो, तो उस पर भी एस लगेगा। मतलब उनको भी अकाउंटिंग इसी के अकॉर्डिंग एस लगने का मतलब क्या है, उसकी अकाउंटिंग भी इसके अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर मान लो मैंने कोई फैक्ट्री डाली और उससे कोई CSR की वजह से मुझे कोई खर्चा करना पड़ा, कि एक्ट कह रहा है, कंपनीज एक्ट कह रहा है कि अगर आप ये फैक्ट्री डालोगे तो आपको इतने पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, तो मैंने लगाए, फिर गार्डन डेवलप करना पड़ेगा, करा मैंने, तो वो चीजें भी एएस के एम्बिट के अंदर ही कवर है, वो भी इसी में मानी जाएगी। तो रिस्टोरेशन एंड डिस्ट्रक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट। फिर रेंडरिंग सर्विसेज, ये भी कल बात हो गई। ठीक है, जल्दी जल्दी रिवाइज रोज करते रहना। फिर कल मेन बात करी कॉम्बिनेशन और सेगमेंटेशन। किसकी बात करी, कॉम्बिनेशन और सेगमेंटेशन। सिद्धार्थ खड़ा हो। 3 केस बताए थे कल कि कब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट मानेंगे। जल्दी बता, कब सेपरेट मानेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट को सेपरेट मानेंगे। सेपरेट प्रपोजल हो, सेपरेट नेगोशिएशन हो, आइडेंटिफाई हो सके। वेरी गुड, बैठ जा। ठीक है, ये 3 ऐसे याद रखने हैं आपको कि सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हो, सब लोगों से जो डीलिंग हुई है वो अलग अलग हुई है। जैसे अगर मान लो मैंने कल आपको कहा कि मेरे को 4 बिल्डिंग बनानी है और चारों बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग है, मतलब चारों बिल्डिंग का जो पैकेज है वो अलग अलग है। ठीक है, सिंगल पैकेज नहीं है।
चारों के साथ नेगोशिएशन भी अलग अलग हुई है, और चारों के रेवेन्यू और कॉस्ट को मैं सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। चारों के रेवेन्यू और कॉस्ट को मैं सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। 3 सेपरेट प्रपोजल, सेपरेट नेगोशिएशन एंड आइडेंटिफाई कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑन इंडिविजुअल बेसिस। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कब ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक ही माना जाएगा। बोलो खुशी, कब ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक ही माना जाएगा? सिंगल पैकेज में नेगोशिएशन हो, तेज बोल, क्लोजली इंटर रिलेटेड हो, कंटिन्यूस बेसिस पे हो, सीक्वेंस में हो। ठीक है, शुभी इसने जो तीनों कंडीशन बताई वो तीनों एक साथ पूरी होनी चाहिए कि तीनों में से एक भी होगी तो चल जाएगी? तीनों पूरी होनी चाहिए, पक्का? ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएटेड एज अ सिंगल पैकेज, क्लोजली इंटर रिलेटेड और परफॉर्म ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। अब यहां पे मैंने आपको कहा था मेन बात सिंगल पैकेज है। भले बोला है तीनों एक साथ होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों को तो चल, मतलब तुम सोचो अगर सिंगल पैकेज है तो ही लगेगा ये। अगर सिंगल पैकेज में क्लोजली रिलेटेड नहीं भी है तो अलग अलग कैसे करोगे? बंदा तो एक ही है। कभी सवाल आए, अभी मैंने एक पैकेज दिया इसको, ये कॉन्ट्रैक्टर है, इसको कहा मैंने कि तू बिल्डिंग भी बनाना है, यहाँ मेरा ऑफिस भी बनाना है, यहाँ एक गार्डन भी बनाना है, यहाँ फार्म हाउस भी बनाना, और सीक्वेंस में बनाना भी जरूरी नहीं है। तू पहले बिल्डिंग बना दे, मैं रहने आ जाऊंगा, फार्म हाउस तो कभी भी बनता रहेगा। तो पहले तू मुझे यहाँ सेटल कर दे पूरा मेरी बिल्डिंग बना के, फिर क्या करना, धीरे धीरे फार्म हाउस बनाता रहना और पहले ऑफिस बना देना। तो सीक्वेंस भी ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कंटिन्यू चलेगा, पहले मैं रहने आ जाऊंगा फिर धीरे धीरे काम होता रहेगा। लेकिन पैकेज पूरा एक ही बंदे को दिया है, तो अब आप इसको सिंगल कंस्ट्रक्शन मानोगे कि अलग अलग मानोगे? आप कह रहे हो सर तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन मेन जो कंडीशन है वो ये है सिंगल पैकेज वाली। अगर मैंने यहाँ पे एक ही बंदे को पूरा दिया है, अगर मैं इसको बोल भी दूंगा कि तू इसको अलग अलग मान के कर, तो उसको अलग अलग मान के करेगा, तो भी बंदा तो वो एक ही है ना। अब वो कोई रेवेन्यू को आज रिकॉग्नाइज करेगा, कुछ रेवेन्यू को बाद में करेगा, ठीक है, लेकिन बंदा तो एक ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अलग अलग होते तो फर्क पड़ता कि ये वाला रेवेन्यू तू रिकॉग्नाइज करेगा, ये वाला रेवेन्यू तू, ये कॉस्ट तेरी, ये कॉस्ट तेरी। आइडेंटिफाई करना है हमें कॉस्ट और रेवेन्यू को। एडिशनल एसेट की भी बात करी थी। अगर मैंने आपको 3 फ्लोर बनाने को बोला और बाद में बोला 1 फ्लोर और चढ़ा देना, तो उसको एडिशनल मानना है कि उसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट मानना है, तो उसमें भी ये 2 कंडीशन थी। अगर आपका वो एकदम सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, डिजाइन टेक्नोलॉजी सब अलग है उसमें, और वो प्राइस भी अलग से नेगोशिएट हुआ है, उसका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना, तो उस एसेट को, एडिशनल एसेट को अलग माना जाएगा, वो सेम कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं माना और उसको अलग तरीके से ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये यहां तक मैं आपको कल पढ़ा चुका, ये इलस्ट्रेशन भी कल हम लोगों ने शायद कर लिया था। यहाँ पे भी मैं आपको दोनों का बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते। एस्केलेशन क्लोज बाकी था। 2 मिनट मेरी तरफ देखो। अब जब भी आप ठेके पे काम लेते हो, आज हम लोग रेवेन्यू कॉस्ट के बारे में सीखेंगे जो मेन इस चैप्टर का थीम है, तो बराबर से एकदम अच्छे से सुनते जाना सारी चीज़ें। जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को ठेके पे लेते हैं तो उसमें जो प्राइस होता है, जो हमें मिलने वाला है, वो 2 तरीके से डिसाइड होता है आपकी बुक के हिसाब से। 2 तरीके से, पहला फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरे को क्या बोलते हैं? पहले को क्या बोलते हैं? फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक प्राइस फिक्स्ड है और आपको वही दी जाएगी। अब इसमें आप जो फिक्स प्राइस डिसाइड करते हो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि इस प्रोजेक्ट में कितनी लेबर लगेगी, इस प्रोजेक्ट में कितना मटेरियल लगेगा, इस प्रोजेक्ट में दूसरी ओवरहेड की कॉस्ट कितनी लगेगी, इस प्रोजेक्ट में जो मेरी प्लांट एंड मशीनरी यूज़ होगी उसका डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, इस प्रोजेक्ट में मेरी स्किल का कितना पैसा लगेगा, कितना मेरे को आर्किटेक्ट का पैसा लगेगा, कितना मेरे को सिविल इंजीनियर का पैसा लगेगा, सब चीज़ें जोड़ जाड़ कर और उसमें आपका जो प्रॉफिट है वो भी जोड़कर आप एक टेंडर प्राइस दे देते हो कि भैया ये ठेका मैं ले रहा हूँ इतने रुपए में, एंड विच इज व्हाट वी कॉल्ड फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं उसे? सरकार अधिकतर इसको फॉलो करती है। सरकार हमेशा फिक्स ठेके पे देती है, इसीलिए जो भी ठेकेदारी लाइन में है, आप सब समझते हो, हार्दिक ज़्यादा जानता होगा, जो भी लोग ठेकेदारी लाइन में हैं उन लोगों को ये वाला प्राइस सबसे अच्छा लगता है, इसीलिए उनको गवर्नमेंट टेंडर सबसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें एक तो इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं होता, कॉस्ट भी आप ही लगा रहे हो, मटीरियल आपका, लेबर आपकी, जो माल आपको लाना है लाओ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर आपकी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर आपकी है। फिर मैं अभी एक पॉडकास्ट सुन रहा था नितिन गडकरी का, तो उसमें एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि भाई आपके लिए ये कहा जाता है कि आप बहुत जल्दी, आपको ठसक बहुत है, ऐसा कुछ वर्ड यूज़ किया कि आप बहुत जल्दी गुस्सा करते हो किसी के ऊपर। तो उन्होंने जवाब दिया कि सर आपने फिर मेरे बारे में ये भी सुना होगा
कि जब भी मैं किसी को टेंडर एलोकेट करता हूं तो उसको पहले ये बोलता हूं कि तेरा प्रॉफिट वगैरह सब इसमें निकल रहा है ना बराबर, तेरा प्रॉफिट भी जोड़ लेना, ठीक है। तू कुछ भी दिल में कोई अंदेशा रख के काम मत करना। तेरे को अगर लग रहा हो 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 1 करोड़ तुझे प्रॉफिट लेना चाहिए इसमें, तो तू 1 करोड़ वो जोड़ लेना, फिर मुझे बताना, ठीक है। तो उन्होंने ये बात कही कि मैं जब कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ तो मैं उनको खुद आगे से बोलता हूँ कि तुम्हारा प्रॉफिट बराबर जोड़ो। तो जब मैं इतना कर रहा हूँ तो फिर मुझे काम भी उस लेवल का चाहिए होता है। और अगर मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको 5 करोड़ में कोई ठेका दे रहा हूँ कि ये रोड आप बनाओ, 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो मैं आपकी कॉस्ट आपके हिसाब से रख रहा हूँ, सब कुछ आपके हिसाब से रख रहा हूँ, फिर आप मुझे काम भी वैसा करके दो, क्योंकि पैसा तो पब्लिक का ही है, वो खराब होता है तो वो पब्लिक की संपत्ति खराब होती है, इसलिए उसमें किसी को सुनाना पड़ता है तो सुनाते भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब आपको इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर पूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मटेरियल खराब निकले तो वो आपका, आप ये नहीं कह सकते कि ये मटेरियल तो आपने लाके दिया था, आपने ही लगाया है वो मटेरियल, लेबर भी आपकी है। कॉस्ट प्लस में क्या है, मटेरियल लेबर सब उसका आप एक परसेंटेज उसमें जोड़ दोगे कि अगर तुम्हारा 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 10% मुझे भी देना, तो 20 करोड़ तुम्हारा लगा कॉस्ट का, 2 करोड़ मेरा प्रॉफिट, तो तुम्हारी जेब से जाएंगे 22 करोड़, 20 करोड़ तुम अपनी कॉस्ट टू इनकट करो, 2 करोड़ मुझे ऊपर से दे दो। ये होता है कॉस्ट प्लस, और एक होता है फिक्स प्राइस। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? ये क्या है, इसमें एक प्राइस फिक्स्ड है, उसमें कॉस्ट वॉस्ट प्रॉफिट सब आ गया। यहाँ पे कॉस्ट आप निकालो, जितनी कॉस्ट आएगी उसमें 10% 20% मेरा मार्जिन में ले लूंगा। इन दोनों में अब 2-3 इंपॉर्टेंट बातें वो सुनो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काम आएगी। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस होती है उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं हमें। सबसे मेन एडजस्टमेंट होता है एस्केलेशन क्लोज का। किसका? एस्केलेशन क्लोज क्या होता है कि आज अगर मान लो मैंने ये कहा कि ये प्रोजेक्ट मैं 5 करोड़ में करके दूंगा, अब सरकार के अप्रूवल आने में टाइम लग गया, जैसे रोड बनानी थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अप्रूवल आना था, टाइम लग गया। अब अप्रूवल जब आया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तब तक मेरा मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, लेबर का प्राइस बढ़ गया, तो मैंने जो तुम्हें कोटेशन दिया था उसमें तो पुरानी वाली रेट से था, या किसी चीज पे पहले जीएसटी नहीं लगता था, अब लगने लग गया, जीएसटी के लॉ तो रोज चेंज हो रहे हैं, तो मेरा मटेरियल का प्राइस, लेबर का प्राइस और जो मेरी कॉस्टिंग थी वो तो पूरी हिल गई। तो इसीलिए हर कॉन्ट्रैक्टर एस्केलेशन क्लोज रखता है। एस्केलेशन क्लोज मतलब इफ ड्यू टू एनी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस द प्राइस ऑफ मटेरियल एंड लेबर विल इंक्रीज, आई विल ऑल्सो चार्ज दैट इंक्रीज प्राइस एंड आई विल नॉट एग्जीक्यूट दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑन ओल्ड प्राइस। तो एस्केलेशन क्लोज मतलब कि अगर मटेरियल, लेबर या दूसरी चीजों के भाव बढ़ जाते हैं तो हम उस बढ़े हुए भाव को आपसे वसूल करेंगे, हमारे प्रॉफिट में से चार्ज नहीं करेंगे। सुना क्या बोला मैंने? उस बढ़े हुए भाव को आपसे वसूल करेंगे, हमारे प्रॉफिट में से हम उसको बियर। दिस इज व्हाट वी कॉल एस्केलेशन क्लोज। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? क्या बोलते हैं इसको? एस्केलेशन क्लोज। अब इंजिला एक बात बता, ये एस्केलेशन क्लोज सिर्फ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में ही लगेगा, इसमें ही दे रखा है सिर्फ कि कॉन्ट्रैक्टर एग्री टू प्राइस, फिक्स प्राइस एंड फिक्स रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इन सम केसेस सब्जेक्ट टू एस्केलेशन क्लोज। यहां पे एस्केलेशन क्लोज की बात नहीं की गई है। क्यों? वेरी गुड बेटा। तो यहां पे क्या हो रहा है, हम एक कॉस्ट का एस्टीमेट उसे दे चुके हैं और अपना प्रॉफिट भी उसमें जोड़ चुके हैं। अब वो जो कॉस्ट का एस्टीमेट था वो तो चेंज हो गया, तो हमें एस्केलेशन क्लॉज की जरूरत पड़ेगी। यहां जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहां पे तो जो भी कॉस्ट लग रही है वही लूंगा। तो आज अगर मटेरियल महंगा आया है तो महंगी वाली रेट पे ही लगेगा, लेबर महंगी हो गई तो महंगी वाली रेट पे ही लगेगी। तो ये बात बड़ी कॉमन सेंस वाली है कि एस्केलेशन क्लॉज कहां लगता होगा? फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट पे। कहां नहीं लगता होगा? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में। यहां एस्केलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। समझ गए बच्चों? वेरी गुड। तो कॉन्ट्रैक्टर इज रीइंबर्स फॉर अलाउेबल और अदरवाइज डिफाइंड कॉस्ट प्लस अ फिक्स परसेंटेज ऑफ फीस। उनका फिक्स परसेंटेज होगा, वो फिक्स परसेंटेज कॉस्ट पे ही लगेगा। अब इसमें आगे आएगा, मैं अभी बता दूं आप लोगों को। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई ठेकेदार आया और उसने कहा आपका जितना भी बनेगा उसके ऊपर मैं 10% लूंगा,
तो कस्टमर कई बार ये कह देता है, ओ कस्टमर कई बार ये कह देता है कि यार परसेंटेज तुम कॉस्ट पे लोगे तो तुम जानबूझ के कॉस्ट बढ़ाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तुम ये बोलोगे कि भैया कोई भी महंगी से महंगी चीज़ लगाओ, ठीक है, या 1 करोड़ रुपए का स्टैचू लाके खड़ा कर दोगे, तुम बोलोगे इससे घर की शोभा बढ़ती है, मेरी तो पिक्चर बन जाएगी। फिर जितनी भी कॉस्ट तुम लगाओगे उस पर 10% तुम्हें अलग देना है। तो 1 करोड़ का स्टैचू लगा तो लगा, उसका 10% 10 लाख रुपए तुम्हें भी दूँ तो उस स्टैचू से तुम्हारा क्या लेना देना, उस स्टैचू में ला के खड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो कई कस्टमर ये बोल देते हैं ठेकेदार से कि हम तुम्हें कॉस्ट का फिक्स परसेंटेज तो देंगे, बट उतनी ही कॉस्ट जो हमें एक रीजनेबल एक्सटेंट तक लगती है कि इस घर में लगनी चाहिए। जैसे मुझे लगता है ये घर 20 करोड़ में बन जाना चाहिए मेरी कोटेशन के हिसाब से, तो मैं 20 करोड़ पे तुम्हें फिक्स परसेंटेज दूंगा। अब उसके ऊपर कॉस्ट लगती है तो वो कॉस्ट का पैसा तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उसके ऊपर मैं तुम्हें तुम्हारा परसेंटेज नहीं दूंगा, क्योंकि वो तुम्हारी वजह से लगेगी। फिर तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें वो ये बोलेगा कि कॉस्ट प्लस परसेंटेज का रूल तो है, बट जो कॉस्ट लगेगी वो एक एक्सेप्टेबल अमाउंट पे लगेगी, बस जो परसेंटेज लगेगा उसके ऊपर अगर कॉस्ट चली जाती है तो उसके ऊपर हमें प्रॉफिट चार्ज नहीं करना। हमें मतलब कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट चार्ज, क्योंकि कस्टमर ने पहले ऐसे स्टैंडिंग डायरेक्शंस कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से पहले ही दे दिए थे। सुना है आप लोगों ने? ऐसा भी होता है कई बार कि कस्टमर बोल देता है कि इतनी कॉस्ट है तो मैं उसके ऊपर परसेंटेज दूंगा, लेकिन इसके बियॉन्ड अगर कॉस्ट चली जाती है तो मैं उसके ऊपर आपको फिक्स परसेंटेज, कॉस्ट तो भरूंगा मैं, कॉस्ट लगी है तो मुझे देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर प्रॉफिट का परसेंटेज चार्ज नहीं करना। समझ गए? एक बार लिख के भी बता देता हूं। जैसे इसमें कई बार ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जहां पर कस्टमर ने कहा कि हम आपके साथ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसका नाम कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है, अप टू 30 करोड़, और आपका प्रॉफिट का परसेंटेज रहेगा, उसे आप प्रॉफिट बोलो, फीस बोलो, जो भी बोलो, वो कितनी रहेगी? 10%। अब 2 केस ले लेते हैं, केस 1 और केस 2। ये सब इसी में आएगा बच्चों, और इसमें क्या आएगा? एस्केलेशन क्लॉज, ठीक है। अभी रीड भी करेंगे, देखते चलना। केस 1, इसमें हमने बोला कि भैया आपकी जो कॉस्ट है वो लगी मान लो 28 करोड़। कितनी लगी? तो अब तो 30 करोड़ है, तो 28 करोड़ तो कॉस्ट के और 10% आपकी फीस, तो 2.8 करोड़। तो कस्टमर की जेब से जाएंगे 30.8 करोड़। तो कॉन्ट्रैक्टर का रेवेन्यू कितना हो गया? 30.8 करोड़ रेवेन्यू, और उसमें कॉस्ट कितनी लगी? 28 करोड़। तो उसका प्रॉफिट कितना आएगा? 2.8 करोड़। कितना आएगा? अब केस 2 में इनके पैसे लग गए मान लो 40 करोड़। कितने लग गए? लेकिन कस्टमर ने बोला था कि मैं तुम्हें 30 करोड़ तक प्रॉफिट दूंगा। तो हमें क्या करना है कि जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो कितने पे करना है? 30 करोड़ पे। कितना? 10%। तो 30 करोड़ का 10% कितना होगा? 3 करोड़। जबकि जो कॉस्ट लगी है वो पूरी लेनी है। कॉस्ट कितनी लगी है? 40 करोड़। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? आप कस्टमर से 43 करोड़ लोगे, जबकि आपकी जो कॉस्ट लगी वो कितनी लगी? 40 करोड़, और आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 3 करोड़। तो अगर मैं 3 करोड़ को 43 करोड़ से डिवाइड करूं तो मेरा परसेंटेज अब कम हो गया, वो अब 10% नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मेरी कॉस्ट ज्यादा लग गई। तो ये तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि कई बार कस्टमर एक फिल्टर लगा देता है कि मैं तुम्हें जो फिक्स परसेंटेज दे रहा हूं ना वो इतनी फीस इतनी कॉस्ट पे दूंगा, इसके ऊपर अगर कॉस्ट लगी तो मैं कॉस्ट तो रियम्बर्स करूंगा, क्योंकि कॉस्ट लगी है तो मेरा ही तो घर बना है, तो उसमें जो चीजें लगी है वो तो मेरी है, लेकिन मैं प्रॉफिट का परसेंटेज तुम्हें नहीं दूंगा। प्रॉफिट का परसेंटेज मैं उतने पे ही दूंगा जितना हमारा पहले बात हुई थी। ये केस 2 समझ में आया तुम लोगों को? किसी को डाउट हो तो हैंड रेस करो। हाँ बेटा। असलियत में ही लगाए, नकलियत में नहीं लगाए। अब ये आपकी नेगोशिएशन पे और बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड करता है। जैसे मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, तू कस्टमर है, मैंने तेरे को समझा दिया कि देख पलक, कोशिश तो करी थी 30 करोड़ में हो जाए, लेकिन मैंने पूरी जान लगा दी तो भी ये 30 करोड़ में नहीं लगा। तो ये जो 40 करोड़ लगे मेरी वजह से नहीं लगे, ये सब बिल तेरे सामने सब कुछ है, तो मैं तो 40 करोड़ पे ही 10% लूंगा। ठीक है,
और तूने मुझे समझा दिया कि सर जब पहले सारी बातें हो चुकी थी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि कॉस्ट बढ़े कुछ भी हो, और एक बात पलक समझ और प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप को उस स्थिति में रखने की कोशिश कर। तू मुझसे प्रॉफिट ही तो फॉरगॉन करने का बोल रही है, कॉस्टों में तू दे ही रही है ना मुझे, क्या गलत है इसमें? 30 करोड़ का 10%, 3 करोड़ तो तुम मैं ले ही रहा हूं उस प्रोजेक्ट में, बस मैं 4 करोड़ नहीं ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि बात हुई थी 30 करोड़ का, मतलब तुझे पहले से लगा होगा कि 30 करोड़ का 10% आपकी कंसल्टेंसी 3 करोड़ रुपए के तक वैलिड है, इससे ज्यादा आपकी कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा अगर कॉस्ट बढ़ भी रही है तो आपको 3 करोड़ तो मिला ही है ना, तो आप उस 3 करोड़ में से अपनी कंसल्टेंसी निकालो। 40 करोड़ आपने कॉस्ट क्यों लगाई? मैंने कहा था उसके अंडर में लगनी चाहिए, ठीक है। और जब तू ये बोल रही है कि इन्फ्लेशन ये इसकी वजह से उसकी वजह से, तो जब कॉस्ट लग रही है तब मुझे तो दिख ही रहा है ना कॉस्ट लग रही है, मैं वहां रोक देता या तेरे से उस समय बात कर लेता कि देख ये कॉस्ट ज्यादा लग रही है। अब सब कुछ हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि 10% दूंगा अप टू 30, तो अप टू 30 ही 10% ही मिलेगा। फिर प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप को देखो उस जगह पे, तो यही सही है, ठीक है। मैं ढंग से लिख दूंगा, अभी रुक जाओ, ठीक है। तो उसमें क्या दिखता तुम्हें? वैसे भी देखो, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट इज द प्राइस एग्रीड एज द सम, फिक्स सम और फिक्स रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब जितना भी मैं बनाऊंगा उसके हिसाब से इतना पैसा तुमसे लूंगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर में रिक्वायर कस्टमर टू पे, लेकिन एडिशनल भी लूंगा इन केस ऑफ एस्केलेशन क्लोज। एस्केलेशन क्लोज को टिक कर लो, क्या होता है, ठीक है। तो फिक्स प्राइस में क्या होता है, सम एग्रीड, जो एग्रीड सम है वो लूंगा और एस्केलेशन कॉस्ट लूंगा। क्या लूंगा? और एस्केलेशन कॉस्ट का क्या मतलब होता है? देयर कैन बी वेरियस रीजंस वेयर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इंक्रीज ड्यू टू वेजेस, ड्यू टू मटीरियल, इन चीजों से हमारी कॉस्ट क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? तो उस केस में क्या लग जाता है? एस्केलेशन क्लोज। क्या लग जाता है? एक बात का जवाब देना मुझे, एस्केलेशन क्लोज हमेशा लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में इसका क्लोज होगा तो लगेगा? श्योर हो? मतलब अगर मैंने कोई चीज ठेके पे ले ली और मैंने कहा मैं तुमसे 40 करोड़ लूंगा, तो अब मैं उससे 40 करोड़ लूंगा, अब कॉस्ट बढ़ गई मेरी 5 करोड़ से, तो क्या मैं उससे 5 करोड़ और ले सकता हूं? लिखा हुआ हो तो ही ले सकता हूं। श्योर हो तुम लोग? बिना लिखे भी नहीं ले सकता। अब तुम थोड़ा बुद्धि लगाओ, आप कॉस्ट तो हमेशा ही बढ़ती है, कभी कम हुई है क्या? महंगाई की रेट तो बढ़ती है, कम थोड़ी ना होती है, ठीक है। तो महंगाई की वजह से हर चीज का प्राइस बढ़ेगा, तो मैं एस्केलेशन रूल होगा तो लूंगा। और एस्केलेशन की एक और बात सुन लो, जनरल महंगाई की वजह से मैं एस्केलेशन नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं भी जनरल महंगाई की कॉस्ट को तो पहले ही कवर करके चल रहा होगा। जैसे आज मैंने अगर आपको 40 करोड़ बताए हैं, तो मटेरियल भी मैंने 1 साल बाद की रेट का ही लिया होगा कि आज मेरा इतना मटेरियल लगेगा, आज रेट इतनी, 1 साल बाद इतनी हो जाएगी, तो मैंने खींच के ही रेट ली होगी तुमसे। ठेकेदार लोग खींच के मतलब थोड़ा ऊपर ही लेते हैं, तो थोड़ा बहुत हो गया तो वो तो आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में कवर हो जाएगा। एस्केलेशन की बात तो तब आएगी जब सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गया या कुछ ऐसी चीजें हो गई जो आपके कंट्रोल के, मैंने अभी डेफिनेशन में भी बोला, जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड था, तो उसकी वजह से क्या लगता है। और याद रखना, एस्केलेशन तभी लगेगा जब होगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो ये आप कॉन्ट्रैक्टी से या कस्टमर से रिकवर कर सकते हो। दूसरा होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आपको रीएम्बर्स किया जाता है क्या, एक डेफिनेट कॉस्ट जो लगी है प्लस परसेंटेज ऑफ फीस, जिसे आप प्रॉफिट बोलो, फीस बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, तो वो आपसे लिया जाता है। नेक्स्ट, अब एक इंपॉर्टेंट चीज शुरू करते हैं, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। इसी के ऊपर आगे चैप्टर चलेगा, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में आएगा और क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में आएगा। जैसे मैं ठेकेदार हूं, मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं, तो उस बिल्डिंग में जो भी कॉस्ट लगेगी कौन सी लेनी है, रेवेन्यू कौन से लेने हैं, और रेवेन्यू में से कॉस्ट हटा दूंगा तो अपने आप मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एंड व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट एंड व्हाट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट, क्या कॉस्ट में नहीं आएगा, वो भी सुन लो। 2 मिनट अब मेरी तरफ देखो तुम लोग। अगर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होगी, जो कॉस्ट लग रही है
उसमें 5% 10% मेरा ऐड कर दो बस। तो कॉस्ट प्लस में रेवेन्यू निकालने की कोई दिक्कत नहीं आती, कॉस्ट प्लस में कॉस्ट निकालने की दिक्कत आती है। कॉस्ट को प्लस कर दो, उसमें परसेंटेज जोड़ दो, वो रेवेन्यू है। लेकिन फिक्स कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें रेवेन्यू में थोड़ा एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। सर हमें तो लग रहा था उसमें और नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि उसमें तो रेवेन्यू फिक्स्ड है। जैसे आज मैंने बिल्डिंग बनाने को बोली और मैंने कहा देख दिव्यांश तेरे से 40 करोड़ रुपए लूंगा, तो बस 40 करोड़ रुपए रेवेन्यू है। इसमें क्या एडजस्टमेंट होंगे? इसमें कुछ एडजस्टमेंट होंगे। हाँ बेटा, इसमें कुछ एडजस्टमेंट होंगे। क्या एडजस्टमेंट होंगे? सुनो मेरी तरफ देखो। पहला, कई बार कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है कि अगर आप इन चीज को इतने इतने समय में कंप्लीट कर दोगे तो आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिलेगा। जैसे एक बिल्डिंग 3 साल में लगनी है, लेकिन अगर आपने उसे 2 साल 6 महीने मतलब 2.5 साल में बना दी तो हम आपको 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी देंगे, तो वो भी रेवेन्यू में आएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस प्लस एडिशनल इंसेंटिव, नंबर 1। नंबर 2, कई बार आपको एस्केलेशन क्लोज की वजह से भी ज्यादा पैसा मिलता है क्योंकि मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, लेबर का प्राइस बढ़ गया, तो उसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला, वो भी रेवेन्यू में जुड़ेगा। एक बात को समझ लेना पहले मेरी, देखो प्लीज सामने देखो। चुन्नू बेटा इधर देख। आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो भी पैसा आ रहा है ना वो सब रेवेन्यू में दिखाना है, और जो भी आपका लगेगा मटेरियल है वो कॉस्ट में दिखाना है, और दोनों के डिफरेंस से फिर प्रॉफिट निकालना है। कॉस्ट अगर वो भी दे रहा होगा ना वही देगा, वैसे तो सारे पैसे ही वो देगा, ठीक है, लेकिन आपको अपनी कॉस्ट मानना है उसे कि ये मटेरियल आया, ये लेबर आया, फलाना आया, ढिमकड़ा आया, और इतने पैसे मेरे पास कस्टमर से आए और इसमें से ये चला गया तो नेट प्रॉफिट बचा मेरा। चैप्टर ही ये है, बस ये निकालना है व्हाट आर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, और उसे किस साल में रिकॉर्ड करना है। 3 चीजें समझ लेना बराबर। तो रेवेन्यू की बात चल रही है, तो रेवेन्यू में सबसे पहले क्या आता है? फिक्स प्राइस जो आपने उससे ली है। जैसे मेरा ठेका 40 करोड़ का था तो 40 करोड़। फिर मैंने कहा था, उसने कहा था कि अगर 2.5 साल में बना दिया तो 1 करोड़ और इंसेंटिव देंगे, तो 1 करोड़ वो भी जोड़ो, तो 40 और 1 कितना हो गया? 41 करोड़। नंबर 1। नंबर 2, क्लेम्स। कई बार क्या होता है कि आपका कंस्ट्रक्शन करने में मेरी जेब से कुछ फालतू के क्लेम लग जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा था कि दिव्यांश ने कहा था कि सर आप यहाँ पे ये पूरी बिल्डिंग बनाओ, मॉल बनाओ, 40 करोड़ रुपए लेना, ठीक है, और अपने पास सब यूआईटी वगैरह का अप्रूवल है। अब जब मैं कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहा था तो यूआईटी वाले आ गए, ये पेपर सही नहीं है, वो पेपर सही नहीं है, फलाना ढिमकड़ा। तो अपनी थोड़ी जान पहचान दी, तो अपन वहाँ गए, थोड़ा रिश्वत दी, थोड़ा केस सल्टाया, कुछ चार्जेस देने थे वो दिए, कुछ म्यूनसिपल टैक्स बाकी चल रहा था वो दिया, कुछ ज़मीन के कुछ कानून थे जो ये नहीं समझता था, मैं समझता था, मुझे पता था ये देना पड़ेगा, तो वो क्लेम भी मैंने दिए ताकि बिल्डिंग का काम नहीं रुके। तो 50 लाख रुपए वो लग गए मेरी जेब से, वो भी मैं इससे लूँगा क्योंकि वो मेरा खर्चा, अगर वो जेन्युइन होगा तो वो क्लेम भी ऐड होगा। सर ये रेवेन्यू कैसे हुआ? ये रेवेन्यू है ना, पैसा आ रहा है ना मेरे पास, सब रेवेन्यू है। अब आप ये मत सोचना सर ये तो आपने यूआईटी वालों को दे दिया ना, तो उसे मैं कॉस्ट में भी ले लूंगा, लेकिन अभी मेरे पास आया है तो वो रेवेन्यू में तो काउंट होगा। ऐसे तो जो ये 40 करोड़ मुझे दे रहा है उसमें से 30 करोड़ में मटेरियल वाले को दे दूंगा, तो मैं क्या नेट 10 ही लूं क्या? रेवेन्यू का मतलब है ऑल द ग्रॉस रिसिप्ट्स, बोलो, रिसीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी और कस्टमर। बोलो वापस बोलो, क्या बोला मैंने? जुड़ 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 कर गए तुम दो बार। बोल विधि, क्या बोला मैंने? हाँ ठीक है, हाँ बोल बोल बोल। हाँ, ऑल द ग्रॉस रिसिप्ट्स रिसीव्ड बाय। तो बच्चों जितना भी मोटा मोटा पैसा और छोटा छोटा पैसा मैं कस्टमर से लूंगा वो सब मेरे रेवेन्यू में आएगा। तो ये मत सोचना कि जो क्लेम आपने लिया है वो तो यूआईटी को दे दिया ना, अरे लिया तो मैंने ना कस्टमर से, तो रिसिप्ट तो है वो, तो रिसिप्ट तो सारी आएगी। सुनते जाओ बराबर, ठीक है। तुम लोग है ना बाद में लिखना या घर पे लिखा करो, जो भी कुछ हो तुम सुनो, पहले सुनना जरूरी है, सब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, घर जाके देख लिया करो, ठीक है। टाइम भी बहुत रहता है, पड़े रहते हो दिन भर, यहाँ से जाके सो जाते हो, 6 बजे उठते हो। कौन कौन यहाँ से जाके सोता है? सभी सोते हो ऑलमोस्ट, बहुत सारे नहीं भी सोते हैं, वेरी गुड। खुशी तो नहीं सोती है, झूठ मत बोलना मेरे से, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे घर पे। और जो जो सोते हैं वो कितनी बजे उठते हैं? 6:30। वेरी गुड, इनको आमंत्रित करो नोबेल प्राइज के लिए, 6:30 बजे ये उठ रहे हैं, ठीक है। बेटा जल्दी उठ जा, नहीं तो भगवान ही उठाएगा एक दिन, ध्यान रखना रिजल्ट वाले दिन।
अभी इसे टाइम टेबल ढंग से बना लेना। अगर सोने की आदत है तो 4 बजे किसी भी हालत में उठ जाया करो, किसी भी हालत में। क्यों सोते हो, क्यों सोते हो? 2 बजे चल जाते हो तुम घर, 3 बजे क्यों जाते हो तुम लोग घर? बहुत अन्याय हो रहा है तुम्हारे साथ यार। ऑडिट की भी लग रही है क्या? क्या बात है, 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तुम लोग। आग लगा दिया करो पूरी किताबों पे। चलो, अरे ओ चिन्नू मुन्नू, तो सबसे पहले हमारे रेवेन्यू में आएगा फिक्स प्राइस, दूसरे नंबर पे आएगा, बुला दिया तुम लोगों ने यार, इंसेंटिव, तीसरे नंबर पे आएंगे क्लेम्स, चौथे नंबर पे आएंगे एस्केलेशन क्लोज। अगर एस्केलेशन क्लोज की वजह से कोई प्राइस बढ़ा है तो वो भी आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से आपका रेवेन्यू डिसाइड होता है, ये सबको जोड़ने के बाद ये आपका रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू में ये सब चीजें आएगी। फिर बोल रहा हूँ, रेवेन्यू की प्रॉब्लम फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में आती है, कॉस्ट प्लस में नहीं आती। कॉस्ट प्लस में तो वो जितनी भी कॉस्ट देता जा रहा है मैं उसमें 10% 5% जोड़ दूंगा, वो मेरा रेवेन्यू है। तो देखो इधर क्या क्या आएगा रेवेन्यू में। पहले इनिशियल रेवेन्यू जो एग्री हुआ था, जैसे मेरे एग्जांपल में 40 करोड़, तो वो इनिशियल रेवेन्यू जो एग्री हुआ था। दूसरा वेरिएशन, एस्केलेशन, वेरिएशन मतलब उसने मेरे से कहा था कि भैया 3 फ्लोर बनाना, वो कह रहा है 4 फ्लोर बनाओ, तो 4 फ्लोर में तो फिर पैसा ज़्यादा लगेगा। उसने पहले मेरे को कहा था कि भैया ये 3 फ्लोर बनाना, ठीक है, और एक फ्लोर पे क्या करना भाई, स्टेयर्स लगाना बस, ठीक है। अब वो स्टेयर पकड़ने के लिए वो जो लगती है वो सब चीज़ें, उसने कहा वो रेलिंग वेलिंग कि वो भी बनाओ भाई। तो मैंने कहा तू क्या करेगा, तू गिरेगा थोड़ी। तो बोला नहीं तो बनाओ भाई, बना भाई, ये ले मरे ये भी ले। तो तू जो वेरिएशन कराएगा मेरे को क्या है, मैं तो जोड़ता जाऊंगा अपने पैसों में। तो जो वेरिएशन होंगे वो क्लेम्स होंगे, वो क्लेम बता दिए, अप्रूवल नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, मेरे को लाना पड़ा, सब पैसे लगे मेरे। इंसेंटिव ये भी ऐड होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें किसमें ऐड होंगी, रेवेन्यू में। समझ गए कि नहीं समझे? और इसमें फिर और क्या क्या चीजें आएंगी, एस्केलेशन क्लोज, इसका थोड़ा और डिटेल में दे रहा है, क्लेम्स, इंसेंटिव्स, और इसमें से पेनल्टी लेस होंगी। सब ऐड होगा लेकिन पेनल्टी, जैसे कस्टमर ने ये बोला कि अगर आपने 2.5 साल में बना दिया तो हम आपको 10 लाख का इंसेंटिव देंगे, लेकिन 3 साल बनाने के हैं आपको, लेकिन अगर आपने इसको 3 साल 2 महीने ग्रेस के दे देंगे हम आपको। 3 साल 2 महीने से ज्यादा लगा तो हम आपके प्राइस में से 20 लाख रुपए काटेंगे फिर, क्योंकि इंसेंटिव है तो फिर पेनल्टी भी है। तो पेनल्टी क्या होगी, फिर लेस होगी। अगर आपने लेट बनाया तो पेनल्टी, जल्दी बना दिया तो, ये सब आपके रेवेन्यू में ऐड होगा। क्या होगा आपके रेवेन्यू में ऐड। बढ़ू आगे बढ़ू, ये रेवेन्यू हो गया अप्पा। इसमें जो उसकी कंसल्टेंसी है ना, वो तो बैलेंसिंग फिगर से आ रही है। क्योंकि अगर आज मैं तेरे को फिक्स प्राइस पे ले रहा हूँ 40 करोड़ रुपए, तो जो मेरी कॉस्ट लगती जाएगी 20, 25, 30 करोड़, जो भी मेरी कॉस्ट लगी, जो बचा हुआ है वही मेरी कंसल्टेंसी है। 10 करोड़ बचा तो 10 करोड़, 5 करोड़ बचा तो 5 करोड़। तो इसमें मेरी कंसल्टेंसी की फीस एक परसेंटेज में या कुछ अमाउंट में नहीं है। कैसे आ रही है वो, बैलेंसिंग फिगर। मेरे बहुत सारे दोस्त ठेकेदारी का काम करते हैं और वो हमेशा कोई कॉन्ट्रैक्ट फिक्स प्राइस पे ही लेते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर तुम्हारा साइड से कितना पैसा बचा, तो वो बोलते हैं मेरे को कि हमें कुछ आइडिया नहीं है। किसी साइड से लाखों भी बच जाते हैं, किसी साइड में हजारों ही बचते हैं, क्योंकि हमारा प्राइस सबसे बाद में आता है। हमारे यहाँ 20 लेबर है तो पहले हम उस लेबर को देंगे, फिर हम जहाँ से पीओपी मतलब जो भी शीटें वीटें खरीदते हैं उनको देंगे, जहाँ से मटीरियल आ रहा है उनको देंगे। सब देने के बाद जो बच जाता है वो हमारा होता है। अब वो बच जाता है कभी ज़्यादा भी और बच जाता है कभी कम भी। तो वो उनका फिक्स हमेशा किससे आता है, बैलेंसिंग फिगर से। किस में, फिक्स प्राइस में। लेकिन कॉस्ट प्लस में आपको पक्का पता है कि जितनी भी कॉस्ट लगेगी उसमें 10% मेरा है, तो कॉस्ट लगती जाएगी, मेरे को 10% उसका मिलेगा। हाँ बेटा, कोई डाउट है? ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में आएगा। किस में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ठीक है। तो ये बोला है इसने, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में इनिशियली जो एग्री होता है वो तो आता ही है, उसके साथ साथ और क्या आता है, वेरिएशन, क्लेम। ये एक ही चीज को तीसरी बार लिख रहा है अभी, पहले उधर लिखा ऊपर लैंग्वेज में, फिर स्टेप्स में लिखा, फिर डब्बे में लिख दिया, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन के बाद और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ तक चल रहा है मेरा भाई, बहुत लंबा है, ठीक है, पूरा पेज ही ले जाएगा। चलो
ए बी कॉन्ट्रैक्टर है, कौन है ए बी, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन एंड फर्म्स है ये। 1 जनवरी को इन्होंने एक बिल्डिंग शुरू करी 2011 में, 2011 में, और इन्होंने ये बनाई बिल्डिंग XY के लिए, ठीक है। तो टू कंस्ट्रक्ट अ 5 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, 5 मंजिला बिल्डिंग इन्होंने बनाई और कहा था ये कब कंप्लीट कर देंगे हम, 3 इयर्स में, ठीक है। तो बड़ा ढीला कॉन्ट्रैक्टर है ये। तो जनवरी 11 में शुरू करेगा और दिसंबर 13 में खत्म करेगा। जनवरी पूरा, जनवरी से दिसंबर 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, 11, 12, 13, 3 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। और फिक्स प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, कितना है, 5 करोड़, मतलब 5 मंजिला इमारत बनाऊंगा और कितने लूंगा, 5 करोड़ रुपए लूंगा। अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या ऐड लेस होगा, उसके लिए अब देखते हैं। मटेरियल में एस्केलेशन क्लोज था, बट कितना था, 20%। बोला ऐसा नहीं है कि एस्केलेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो मैं बहुत ज्यादा, मेरा 20% एस्केलेशन दूंगा, मतलब अगर मटेरियल का प्राइस 20% तक बढ़ा तो मैं दूंगा, उसके ऊपर फिर मेरा कोई नाटक नहीं है, 20%। नेक्स्ट, लेबर में भी मैं एस्केलेशन दूंगा, लेकिन कितना दूंगा, 30%, मतलब जो भी मिनिमम वेजेस है उसमें 30% तक बढ़ा तो मैं दूंगा। अच्छा, लेबर में एस्केलेशन याद है कैसे आता है, लेबर में एस्केलेशन आना नहीं चाहिए वैसे, हाँ बेटा तेज बोल, वेरी गुड, लेबर लॉस चेंज हो गए। जैसे अभी दिल्ली में हुआ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भैया लेबरों को बहुत घिरी हुई रेट पे मजदूरी मिलती है, इतनी कम रेट पे लेबर को मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए। तो पूरे इंडिया में सबसे अच्छे लेबर लॉ अभी दिल्ली में है। दिल्ली में आपको जो रोजाना मजदूरी, जैसे मेरे को शायद जितना राजस्थान का ध्यान है, 250-300 रुपए है मिनिमम वेज। अगर आप दिहाड़ी पे काम करवाते हो तो 300 रुपए एक दिन की मजदूरी है, वहाँ यही मजदूरी 500 से 550 रुपए है। तो बोला ये लेबर है, इनका शोषण ही हो रहा है अभी तक तो, ठीक है, तो कुछ वेजेस इनकी बढ़नी चाहिए तो बढ़ी है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम भी बहुत अच्छी है दिल्ली में, इसी चक्कर में तीनों की तरफ से। लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग तो पहले भी ज्यादा थी, तो पहले के चीफ मिनिस्टर्स ने क्यों नहीं सोचा, दिल्ली में आज कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है क्या, पहले से ही ज्यादा है, ठीक है। चलो, अब मिनिमम वेजेस यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई 30% बढ़ेगा और ऊपर कितना बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा। इन केस AB इज एबल टू कंप्लीट, अगर आपने 2 साल से कम में कंप्लीट कर दिया, 2 साल 10 महीनों में, तो आपको एडिशनल इंसेंटिव कितना मिलेगा, 50 लाख का मिलेगा। लेकिन अगर 3 साल 2 महीने, 3 साल में तो करना ही है, तो ऐसा तो नहीं 3 साल के बाद ही आप पेनल्टी लगा दो, 2 महीने की ग्रेस, 2 महीने की ग्रेस है, उसके बाद आपको पेनल्टी कितनी ली जाएगी, 20 लाख, ठीक है। अच्छा, ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा कि इस क्वेश्चन में या तो इंसेंटिव मिलेगा या पेनल्टी लगेगी, दोनों एक साथ होंगे क्या, 3 साल से कम में भी हुआ, 3 साल से ज्यादा में भी हुआ, ऐसा होगा। क्योंकि इंसेंटिव कब दे रहा है मेरा भाई, जब 2 साल 10 महीने में कंप्लीट हो गया, और पेनल्टी कब लगा रहा है, तो या तो पेनल्टी लगेगी, दोनों एक साथ नहीं होगा। नेक्स्ट, AB के पास रीजंस टू बिलीव थे कि कंस्ट्रक्शन 2 साल 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, AB को ऐसा लगता था, और एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 2 साल 9 महीने में, ठीक है। 2 साल 10 महीने में अगर हो जाता तो इंसेंटिव मिलता, हो गया ये, तो इसको क्या मिलेगा। लेकिन अगर यही 3 साल 2 महीने से ज्यादा लग जाते तो पेनल्टी लगती। नेक्स्ट, लेबर लॉ कुछ चेंज हुए होंगे, और लेबर 1.2 करोड़ ओरिजिनल लेबर थी हमारी, ओरिजिनल कितनी थी, 1.2 करोड़, लेकिन अब वो कॉस्ट 25% से बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, मटेरियल की कॉस्ट 40% से बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, और जो टोटल इंक्रीज हुआ है मटेरियल में वो कितना हुआ है, 80 लाख, मतलब 40% बढ़ने के बाद अमाउंट में उसे निकालेंगे ना, अमाउंट में तो 80 लाख आएगा, मतलब हमारी मटेरियल की कॉस्ट 80 लाख से बढ़ गई अमाउंट में 80 लाख से, और परसेंटेज में 40%। बच्चों अगर आपने ऊपर देखा होगा तो वो सामने वाला तो सिर्फ 20% का मानेगा, क्योंकि उसने कहा था मैं कितना दूंगा, बस 20% का, मुझसे आगे मैंने बियर, तो बाकी का फिर कॉन्ट्रैक्टर को बियर करना पड़ेगा, वो तो कितना देगा, तो मैं सिर्फ 20%। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालने। अब मेरे पास थोड़ी जगह की शंका है, तो ध्यान से देखते चलना, ठीक है। यहाँ देखिएगा, पढ़ाऊं, हाँ देख ले, कुछ और करना हो, टीटी खेलना हो खेलिया। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिक्स प्राइस लेंगे, क्या लेंगे,
हमारा फिक्स प्राइस था 5 करोड़। कितना था? नंबर टू पे हम ऐड करेंगे इंसेंटिव, क्योंकि हमें क्या मिलेगा? इंसेंटिव कितना मिलेगा? 20 लाख है, 50 लाख, तो 0.5 करोड़। कितना? फिर हम ऐड करेंगे, लाइन से चलते जाना। मैंने फिक्स प्राइस ले ली, मटेरियल इंक्रीमेंट वाली बात, लेबर वाली बात अभी करेंगे, इंसेंटिव मैंने ले लिया, ये हो गया, पेनल्टी लगेगी नहीं। हाँ, अब मैं इंक्रीमेंट ले लेता हूँ। टोटल 1.2 करोड़ की लेबर है और इंक्रीज हुआ है 25% और ऊपर 30% तक अलाउड था, तो ये तो 25 ही हुआ है, तो पूरा अलाउड है। तो ऐड करेंगे इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट। क्या ऐड करेंगे? कितनी आएगी वो? 1.2 करोड़ का 25। बच्चों मेरी बात सुन लो, 30% तक अलाउड था, लेकिन एक्चुअल तो 25 ही हुआ है ना, तो 30 थोड़ी देंगे जो एक्चुअल हुआ है। तो रूल क्या बना? एक्चुअल और जो क्लोज में दे रखा है, विच एवर इज लोअर, तो 1.2 का 25%, तो 0.3 करोड़ ये आ गया। फिर ऐड करेंगे इंक्रीज इन मटीरियल में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मटीरियल में बोला था मैं सिर्फ 20% इंक्रीज दूंगा। सुनो, और मटेरियल बढ़ा है 80 लाख से। कितने से बढ़ा है? 80 लाख। तो यहाँ देखो, अगर 80 लाख 40% की वैल्यू थी, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी? डिवाइड बाय 40 इंटू 20, 40 करोड़। 40 लाख मतलब 0.5 करोड़। तो सबको टोटल करेंगे तो हमारा रेवेन्यू आएगा 0.5, 0.3, 0.8 और 1.2, 6.2। 6.2 करोड़ इज माई आंसर। इट इज माई कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। CR आ गया ये मेरा। क्या आ गया? अभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जब निकालना सीखेंगे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट माइनस करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना आया मेरा? 6.2 करोड़। 6 करोड़ 20 लाख। कितना आया? समझ में आया? एक बार चेक कर लो। और भी अच्छा, नीचे और भी कुछ है। तो 6.2 करोड़ तक हमने कर लिया, ये याद रखना। ए बी अज्यूम दैट XY ने रिक्वेस्ट किया था कि इस स्कोप को बढ़ाओ और एक एडिशनल फ्लोर भी बढ़ा दो, 1 करोड़ रुपए लगेंगे, तो मैं तो फिर उसमें जोड़ दूंगा वो, तो 1 करोड़ और ऐड हो जाएगा, तो 7.2 करोड़ हो जाएगा। और ABC लिमिटेड को 20 लाख रुपए लगे थे लोकल अथॉरिटी से अप्रूवल लाने में, तो क्लेम हो गया, तो ये क्लेम भी ऐड हो जाएगा, तो 7.4 लाख हो जाए, 7.4 करोड़ हो जाएगा। पहले मेरा 6.2 आया था, 0.2 और जुड़ेगा तो 6.4, 1 करोड़ और जुड़ेगा 7.4, फाइनल आंसर आना चाहिए 7.4 करोड़। एकदम क्लियर है? क्या निकालना सिखाया मैंने तुम्हें? क्या निकालना सिखाया? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू किस मेथड से? फिक्स प्राइस मेथड से। कौन से मेथड से? एक बार और क्विक रिवीजन। फिक्स प्राइस के अंदर क्या क्या चीजें आती है? पहले फिक्स प्राइस आता है जो भी एग्रीड प्राइस है, एस्केलेशन क्लोज ऐड होता है, कोई क्लेम अगर मैं अपनी तरफ से दूंगा तो वो ऐड होगा, इंसेंटिव मुझे मिलेंगे वो भी ऐड होंगे, पेनल्टी लेस होंगी, ठीक है, वो कोई एक्स्ट्रा वर्क करवाएगा तो वो भी ऐड होगा। ये सब जोड़ के क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। धन्यवाद, बाकी कल देखेंगे। बंद कर दो भाई, लो निकालो फटाफट।